चाय पीते पीते गहना सोचने लगी कि कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और एक छोटा सा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। सोचने में मग्न गहना चाय पीकर कप किचन में रखने के लिए गई, तभी कॉल बेल बजी। सामने गहना का पति हितेश था। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरा मन नहीं किया काम पर जाने का, गहना ने जवाब दिया। गहना इस आसपास में सोच ही रही थी कि बात जानकर शायद वह परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा, मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बूझी सी गहना रसोई की ओर चल पड़ी। शादी के 4 साल बाद गहना माँ बनने जा रही थी। उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी, मगर हितेश कुछ खास खुश ही नहीं था। गहना अकेले ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी हितेश को कुछ कहती तो काम का बहाना करके वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ही लेता था। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन गिन रही थी। बच्चे के आने से हितेश को शायद कुछ जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपज जाए। इसी उम्मीद से वह सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की तो बात है, बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और हितेश की कमाई से ही घर मजे से चल रहा था। पार्लर की मालकिन गहना के हुनर के लायक ही तो थी। एक तरह से गहना के हाथों का ही कमाल था, जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। गहना की इस नाजुक वक्त में सैलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरी सहयोग देती थी। उसका जब कभी भी जी मचलता या तबीयत खराब ही लगता तो वह काम से छुट्टी ले लेती थी। एक पीवीटी कंपनी में मैनेजर हितेश स्वभाव से रूखा था। उसके अधीन 2-4 लोग काम कर रहे थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली था जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ किसी मिशनसार और आकर्षक व्यक्ति की ही जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्शों वाली डॉली नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पीछे अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। हितेश के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारियां हितेश को ही दिया गया। डॉली उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा था। अब तब उसके अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई डॉली कामयाबी की मंजिल को छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि हितेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। डॉली का जादू हितेश पर चला तो वह उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहने लगा। डॉली बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती थी, जिन्हें हितेश दूसरे लोगों से करवा देता था। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती थी डॉली। उसे बस पैसे से मतलब था, उसे तो नौकरी से ही नहीं था मतलब। साथ में काम करने वाले हितेश ने दबदबे की वजह से डॉली की हरकतों को नज़रअंदाज कर देता। अपने ओवन और शौक अदाओं के बल पर डॉली हितेश के दिलो दिमाग में पूरी तरह से उतर आई थी। उसकी और हितेश की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। काम के बाद उसे खुश करने के लिए हितेश उसे महंगे गिफ्ट भी देता था। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले भी जाता था। हितेश का मकसद डॉली को पूरी तरह से हासिल करना था और डॉली भी खूब समझती थी कि क्यों हितेश उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरता रहता है। पहले हितेश ऑफिस से घर जल्दी आता तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक गहना उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेले ही खाकर सो जाती थी। कुछ दिनों से हितेश के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में जब भी वह उदास होता, उधर इन सब बातों से बेखबर गहना नन्हे मेहमान की कल्पना में डूब चुकी थी। उसकी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे हितेश के पैंट के जेब में मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी सी हैरानी हुई। हितेश फिल्मों का शौकीन तो नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो गहना ही जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाती थी। उसने हितेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया, फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला ही गया था।
अब बात हो गई। इस बात को कुछ ही दिनों में बीत गए थे। एक दिन हितेश के बटुए में गहना को सोनार की दुकान से एक रिसिप्ट मिली। संगीत गहना ने हितेश के घर लौटते ही उस पर सवाल का बौछार कर दी। तभी डॉली, लेकिन शायद सातिर अपराधी की तरह हितेश उस दिन सफेद झूठ बोल पड़ा। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने गहना को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही पर्ची भरी थी। इस घटना के बाद से हितेश कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था। गहना की डिलीवरी के समय नजदीक आ गया। हितेश ने उसे जाने का इंतजाम कर दिया। गहना अपनी माँ के घर चली गई। अपने मायके पहुंचने के कुछ दिन बाद ही गहना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे मधुर के साथ बिताने लगी। 4 दिन गहना और बच्चे के साथ रहकर हितेश ऑफिस में जरूर काम की बात कहकर लौट आया। गहना ने ना रहने पर वह अब बिल्कुल आजाद पंछी बन चुका था। उसकी और डॉली की प्रेम लीला परवान पर चढ़ चुकी थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी दबी छिपी छिपी बातें भी करने लगे थे, मगर हितेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में डॉली को साथ रखना चाहता था। कुछ महीने बीते तो गहना ने हितेश को फोन करके बताया कि वह अब आना चाहती है। जवाब में हितेश ने गहना को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। गहना को हितेश की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीत गए, मगर हितेश उसे लेने ही नहीं आया। तो उसने हितेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर जब भी दरवाजा नहीं खुला तो गहना को फिक्र होने लगा। आज संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाजे खोलने में? वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाल कर वह अनमनी सी खड़ी थी। खटाक से दरवाजा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देखकर गहना हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती कि उससे पहले ही डॉली बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। हितेश ने गहना को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सीटी पीटी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपने मौजूदगी में देख गहना का माथा ठनका। गुस्से में गहना की तिजोरियां भी खनक उठी। पूछा, कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? हितेश अपने सातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। डॉली उसके साथ काम करती है, यह बताने के साथ ही उसने गहना को एक झूठी कहानी सुना डाली। ये डॉली कि इस तरह डॉली इस शहर में नहीं आई है। रहने की कोई ढंग की जगह ना मिलने की वजह से वह इसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने यह तुम्हें फोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई और भी रह सकता है या नहीं रह सकता है? यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुम आ गई अचानक। और देखो ना, मुझे तुम्हारी और मुन्नी की कितनी याद आ रही थी। हितेश ने उसकी गोद से लेकर मधुर को सीने से लगा लिया। गहना की शक अब भी दूर नहीं हुआ। तभी डॉली बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। वैसे इसने इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत से ओमेन होटल भी तो हैं। तुमने वहाँ पर जाकर देखा नहीं पहले? जी है तो सही, लेकिन अब गहना किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और यहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ। हितेश और डॉली अपनी मक्कारी से गहना को शीशे में उतार कर कामयाब हो रहे थे। गहना उन दोनों की तरह चालाक तो नहीं थी। डॉली के अकेली औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी बढ़ गई। उनकी गेस्ट रूम खाली था तो उसने डॉली को कुछ दिन रहने का इंतजाम दे दिया। हितेश की तो जैसे बाँछें खिल गई थी। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। जो वह अपने को दुनिया का सबसे बेहतर पुरुष मान रहा था। गहना के आने के बाद हितेश और डॉली की प्रेम लीला में थोड़ी सी रुकावट तो आई,
पर दोनों होशियारी से मिलते जुलते थे। कोशिश होती थी कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकले ताकि किसी को शक ना हो। गहना के सामने दोनों ऐसे पेश आते जिससे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। गहना घर की मालकिन तो थी, हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े ही अंतराल बाद डॉली उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर हितेश अपना हक जताता था, मगर उसका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उसके चुहल भरे लहजे से बात करते थे। उनकी आंखों में डॉली को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज्यादा दिखाई देती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, हितेश और गहना के लिए रहते हुए उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा। गहना की जो जगह थी उसके घर में थी, वह जगह अब डॉली लेना चाहती थी। वह सोचने लगी कि आखिर कब तक वह हितेश की खेलन से चीजें बनकर खेलती रहेगी। कभी न कभी तो हितेश इस खिलौने से उब ही जाएगा। डॉली को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। उसके साथ रहकर डॉली को अपना फ्यूचर सुनहरा लगने लगा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू कर दिया। वह हितेश पर गहना को तलाक देने की दबाव डालने लगी। सातिर दिमाग हितेश को घरवाली और बाहर वाली दोनों का सुख ही मिल ही रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने डॉली को कई तरीकों से समझाने की कोशिश तो की, वह जिद पर आ गई। उसने हितेश के सामने शर्त रख दिया कि गहना को तलाक देकर उसे शादी करे और फिर वह सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ दे। हितेश ने डॉली से कुछ दिन की मोहलत मांग ली। एक रात गहना की नींद अचानक खुली तो उसने पाया कि हितेश बिस्तर से गायब है। गहना को बातचीत की आवाज सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आई। आवाजें डोली के कमरे से आ रही थी। दरवाजा पूरी तरह से तो बंद नहीं था। उसने देखा कि दोनों एक साथ लेटकर मूवी देख रहे हैं। उस दृश्य ने गहना को जड़ से हिला दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ देर और वहां रुकने की। जैसे गई वैसे ही उल्टे पांव कमरे से वापस लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और वह बेखबर थी पूरी तरह से। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी बड़ी विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। गहना के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछल गया। उसके आंसू पोंछने वाला वहां कोई भी नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार पुल बुलाने लगे थे। अगर कभी कमरे में जाकर दोनों को जलील किया जाए तो उसका मन शांत हो, फिर वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाएगी। यहाँ से जाएगी तो डॉली, जिसने उसके सुनहरे सुहाग पर डाका डाला है। अपने सोते हुए बच्चे पर नजर डालकर गहना ने खुद को किसी तरह से संभाला। गहना को नींद में बेखबर समझ बड़ी देर तक हितेश अपने कमरे में लौटा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी सुबह जब डॉली ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी गहना ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो डॉली, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। गहना की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धड़क रहे थे। यह क्या कर रही हो तुम? डॉली कहीं नहीं जाएगी, हितेश ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया, इसे जाना ही होगा। तभी हितेश की सह पाकर डॉली हितेश के साथ खड़ी हो गई तो गहना ने तन बदन की आग लगा ली। एक तो वह पहले से ही सोच रही थी डॉली के बारे में। गुस्से की ज्वाला में उबलती गहना ने डॉली की बाह पकड़कर उसे लगभग धकेल ही दिया था। तभी एक जोरदार तमाचा गहना के गाल पर पड़ा। वह सन रह गई। एक दूसरी औरत ने हितेश के उस पर हाथ उठा सकता है? वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आंखें भर आई। हितेश के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था। उसका पति नहीं था। किसी जख्मी शेरनी की तरह वह मुर्गा ही बना हुआ था। सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए हितेश ने गहना के सामने ही डॉली की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ कि जो तुम सब कुछ जान गई, तो अब यह भी सुन लो कि मैं डॉली से शादी करने वाला हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। गहना अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया कि हितेश अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है डॉली का क्या धरा है। तुम अपने होश में नहीं हो हितेश। यह हम दोनों के बीच नहीं आ सकती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हम दोनों के बीच नहीं आ रही हो।
हितेश ने बिना किसी लाग लपेट के 2 कूट जवाब दिया। गहना अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। हितेश और डॉली एक पलड़े में थे और उनका पलड़ा भारी ही था। जिसे आदमी के साथ ब्याह करके वह इस घर आई थी, वही अब उसका नहीं रहा। क्या कह रह जाता है। हितेश ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो गहना की माँ और भाई का खून खोल उठा। वे किसी भी कीमत पर हितेश को सबक सिखाना चाहते थे, जिसने गहना का जिंदगी से खिलवाड़ किया था। रह रह कर गहना को हर थप्पड़ याद आता जो हितेश ने डॉली के खातिर उसे मारा था। गहना के दिल में हितेश की आद तब मर चुकी थी। उसने ठंड लवाज में घर वालों को समझा बुझा लिया था और तलाकनामे पर हाँ का मुहर लगवाने के लिए कह दिया था। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी ही है। अपने घर वालों पर मुहताज होने की वजह से उसने फिर से नौकरी करने का फैसला किया। गहना दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देखरेख में छोड़कर वह शहर से बाहर चली गई, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर गहना अपने को काम के प्रति समर्पित करना चाहती थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर ग्राहक आने लगे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही गहना ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद की काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते हुए वह रोने लगी। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की जरूरत थी जहां वह अपना सैलून खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर गहना को हितेश से जो रुपये मिले, उसने अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह अपना सपना पूरा कर सके। अपने सैलून के लिए एक जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर रोहन से हुई, जिसने गहना को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। असमंजस्य में पड़ी गहना जब कुछ तय नहीं कर पा रही तो रोहन ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी घर को दिखाया। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो गहना रोहन की एहसानमंद हो गई। रोहन के प्रॉपर्टी डीलिंग्स में ऑफिस के पास ही गहना का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी होने लगा। इसके बावजूद इसके वह कभी नहीं भूली कि गहना को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें गहना के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी के मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया हो। दोस्ती कुछ गहरी तो दोनों की सामे साथ गुजरने लगी थी। शहर में अकेली रहकर गहना पर कोई बंदिशें नहीं थी। एक दिन रोहन से गहना ने पूछा, रोहन, हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमानी ख्यालों में डूबा रोहन एकाएक पूछे गए इस सवाल में चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गहना खुद तय कर नहीं पा रही थी कि इस रिश्ते को क्या अंजाम दिया जाए। तभी जब रोहन ने उसे बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं तो गहना को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर रोहन के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले कल का डर मन में छिपा था, मगर अपने वर्तमान में वह रोहन के साथ खुश थी। वह रोहन की बाइक पर उसके साथ सट कर बैठी गहना को एक दिन जब हितेश ने बाजार में देखा तो वह नाक की तरह फुफकारने लगा। गहना अब उसकी पत्नी नहीं थी। यह बात जानते हुए भी गहना का किसी और मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागवार गुजर लगने लगा। उसकी कुंठित मानसिकता यह बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। घर आकर हितेश बहुत देर तक उत्तेजित होता रहा। गहना उसके आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी। उसे यह बात रह रह कर उसे मरण कर रहा था। डॉली से शादी करके उसकी अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन डॉली गहना नहीं थी। शादी के बाद भी डॉली पत्नी ना होकर प्रेमिका की तरह ही रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल साथ नहीं देती थी। उसकी फिजूल खर्चे से हितेश अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो डॉली उसका जीना हराम कर देती थी, तलाक और पुलिस की धमकी देती। वह जब हितेश का इश्क का भूत जल्दी ही सिर से उतर गया था। गहना के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना
करके हितेश के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर गहना के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह गहना के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वह गहना के फ्लैट पर आ पहुंचा। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देखकर गहना चौंक उठी कि हितेश को आखिर उसका पता कैसे मिल गया और वहां वह क्या करने के लिए आया है। कैसी हो गहना? बिल्कुल बदल चुकी हो, पहचान में ही तो नहीं आ रही हो। हितेश ने उसे भरपूर नजरों से घूरा। गहना सच संवर कर रहती थी ताकि उसका सैलून में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वह आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी थी। सलीके के कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव से उसके चेहरे की रौनक और ज्यादा बढ़ गई थी। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर गया था। कांच के मानदीन टूटे दिल के टुकड़े बटोरते उसके हाथ लहूलुहान भी हो चुके थे, मगर उसकी अपनी हिम्मत कभी नहीं टूटी। जब वह जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती है तो फिर हितेश क्या चीज है? किसी काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजों में कहा। उसकी बेखूबी देख हितेश जल भून गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुमने मुझे मेरे ही बेटे से अलग कर दिया। आज अचानक तुम्हें बेटे का प्यार कैसे याद आ गया? इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली तुमने। एक व्यंग भरी मुस्कुराहट गहना के आधार पर आई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मधुर से प्यार नहीं करता? बापू हूँ मैं उसका। जितना भी हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो। कानून के तुम्हें बेशक हक है, मगर वह बेटा है। गहना ने कहा। बेटे से मिलना बस एक बहाना था हितेश के लिए। उसे तो गहना के साथ की चाह थी। बोला, सुनो गहना, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हितेश के तेवर अचानक नर्म पड़ गए। उसने गहना का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा हितेश के गाल पर पड़ा। गहना ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा दिया। हितेश का चेहरा तमतमा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही गहना गुर्राने लगी। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर हितेश बोला, सती सावित्री बनने की नाटक कर रही हो? किस किस के साथ तुम बाइक पर घूमती हो क्या मैं नहीं जानता हूँ? अगर उसके साथ तुम खुश रह सकती हो तो तुम मुझसे क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं ले करके ही रहूंगा। फिर गहना को बदनामी करने की धमकी देकर हितेश वहां से चला गया। कितनी तुच्छ हो तुम! गहना की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे रोहन की जरूरत होने लगी। उसके प्यार का मलहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फोन पर रोहन का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब वह उसके फोन नहीं उठाया तो वह अपना पर्स उठाकर उससे मिलने के लिए चल पड़ी। हितेश किसी भी हद तक जा सकता था, यह गहना को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वह रोहन से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। रोहन के ऑफिस में ताला लगा देखकर वह निराश हो गई। रोहन उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, फिर आज उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसे याद आया कि जब वह पहली बार रोहन से मिली थी तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने पर्स टटोला। कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें दोनों मौजूद था। उसके पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और बताया। धड़कते दिल से गहना ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक घंटी ने दरवाजा खोला। गहना ने उससे रोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी गहना। अच्छा बेटी तुम गहना हो? आओ आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो भागकर किचन की ओर चल पड़ी। तभी अचानक से गहना को थोड़ा अटपटा सा लगा। वो बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तब से आंटी आ गई। लो बहू, पहले यह मिठाई खा लो।
ओ यह पानी पियो। बहू गहना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब रोहन ने सब कुछ बता दिया था अपनी मम्मी को। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था। आंटी के पिता नहीं थे, आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। गहना, कल रात को ही रोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बतलाया है बेटा। गहना जमीन की ओर ताकने लगी। गहना, मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मधुर से है। गहना अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरी ही वही हाल हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ था, लेकिन मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ कि रोहन के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल तो बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है जिसे मैं अनुभव करती हूँ, और यह घटना मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती हूँ। जब मुझे पता चला कि रोहन और तुम्हारा रिश्ता तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगी। तभी बेडरूम से रोहन को निकलते देखा। गहना हैरान हो गई। मतलब रोहन ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, तो कब की शादी की डेट रखें? रोहन ने पूछा तो गहना शर्म से लाल हो गई। और इस तरह से कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक छोटा सा कहानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, जिसमें नई जीवन को संवारने की बात की गई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी मेहनत को सब्सक्राइब कर इसमें रंग जरूर भरेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।